नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो को फंसाना हतक। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। लेटते ही सो गई। म्यूनिसिपल कमेटी का दरोगा सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियां पसलियां झंझोड़ कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को यहीं ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले उस दरोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लग जाते और उसकी खनखनाहट उसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा मालूम होता था इन सिक्कों की चांदी पिघलकर उसके दिल के खून में टपक रही थी। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो इस ब्रांडी के बाइस थी, जिसका अद्धा दरोगा अपने साथ लाया था, और कुछ इस बियोड़ा का नतीजा था कि जिसका सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिलाकर पिया था। वो सागवान के लंबे और चौड़े पलंग पर आधे मुंह लेटी थी। उसकी बाहें जो कंधों से तंग नंगी थी, पतंग की उस काप की तरह फैली हुई थी, जो ओस में भीग जाने के बाइस पतले कागज से जुदा हो जाए। दाएं बाजू की बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मुंडने के बाइस नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे नुची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहां पर रख दिया गया है। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरबी के साथ बिखरी हुई थी। 3-4 सूखे सड़े चप्पल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुंह रखकर एक खारिश ज़दा कुत्ता सो रहा था। नींद में किसी गैर मराई चीज को मुंह चिढ़ा रहा था। उस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिश के बाइस उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई उस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पहुंचने वाला पुराना टाट दोहरा करके जमीन पर रखा है। इस तरफ छोटे से दीवार गिर पर सिंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने की सुर्खी, होठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वो गालिबन अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खूंटी के साथ सब्ज तोते का पिंजरा लटक रहा था, जो गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजरे में कच्चे अमरूद के टुकड़े और गले हुए संतरे के छिलके पड़े हुए थे। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंग उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बैठ की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुष्ट सर टेकने के बाइस बेहद मैली हो रही थी। उस कुर्सी के दाएं हाथ को एक खूबसूरत तिपाई थी, जिस पर हज मास्टर जॉइंस का पोर्ट एम्बलम ग्रामोफोन पड़ा था। उस ग्रामोफोन पर मड़े हुए काले कपड़े की बहुत बुरी हालत थी। जंग आलूद सोइयां तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी। इस तिपाई के ऐन ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिनके मुतल्लिक आदमियों की तस्वीरें जुड़ी थी। इन तस्वीरों से जरा हटकर, यानी दरवाजे में दाखिल होते हुए ही बाएं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोक रंग की तस्वीर, जो ताज़ा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद ये तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जड़ाई गई थी। इस तस्वीर के साथ छोटे से दीवार गिर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए रखी गई थी। पास ही दिया पड़ा था, जिसकी लो हवा बंद होने के बायस माथे के मानिंद सीधी खड़ी थी। उस दीवार गिर पर रुई की छोटी बड़ी मरोड़ियां भी पड़ी हुई थी। जब वो बोहनी करती तो दूर से गणेश जी की इस मूर्ति से रुपए छुआकर, फिर अपने माथे से लगाकर उन्हें अपनी
चोली में रख लिया करती। उसकी छातियां चूंकि काफी उभरी हुई थी, इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती महफूज पड़े रहते। अलबत्ता कभी कभी जब माधव पुणे से छुट्टी लेकर आता तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे इस छोटे से गड्ढे में छुपाना पड़ते थे, जो उसने इस खास काम की गरज में खोदा था। माधव से रुपए महफूज रखने का यह तरीका सौगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था। उसने जब यह सुना कि माधव पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है, तो उसने कहा था, इस साले को तूने कब से यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशिकी मशूकी है। एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मजे उड़ाता रहता है, और मजे अलग रहे तुझसे कुछ ले भी मारता है। सौगंधी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है। इस साले में कुछ बात जरूर है जो तुझे ये भा गया है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूँ, तुम छोकरियों की सारी कमजोरियां जानता हूं। यह कहकर रामलाल दलाल ने, जो बंबई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया, साली अपना धन यूं ना बर्बाद कर। तेरे अंग पर से ये कपड़े भी उतार कर ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। इस पलंग के पाए के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद कर इसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो यार आया करे तो उससे कहा कर, तेरी जान की कसम माधव, आज सुबह से एक धेले का मुंह नहीं देखा। बाहर वाले से कहकर एक कप चाय और अफलातून बिस्कुट तो मंगा। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, समझी? बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली कांग्रेस ने शराब बंद करके बाजार बिल्कुल मंदा कर दिया है, पर तुझे तो कहीं ना कहीं से पीने को मिल ही जाती होगी। भगवान की कसम, जब तेरे यहाँ कभी रात की खाली बोतल देखता हूँ और दारू की बास सूंघता हूँ तो जी चाहता है तेरी जून में चला जाऊं। सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज्यादा अपना सीना पसंद था। एक बार जमुना ने उससे कहा था, नीचे से इन बम्ब के गोलों को बांध के रखा कर, अंगिया पहनेगी तो इनकी सख्ताई ठीक रहेगी। सौगंधी ये सुनकर हंसती। जमुना, तू सबको अपनी मरी का समझती है। 10 रुपए में लोग तेरी बोटियां तोड़कर चले जाते हैं। तू तो समझती है कि सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। कोई मुआ लगाए तो ऐसी वैसी जगह हाथ। अरे हाँ, कल की बात है, तुझे सुनाऊं। रामलाल रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात का 30 रुपए तय हुआ। जब सोने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे वो तो डरने लगा। सुनती हो जमुना, तेरी कसम, अंधेरा होते ही उसका सारा ठाठ किरकिरा हो गया। वो डर गया। मैंने कहा, चलो चलो, देर क्यों करते हो? 3 बजने वाले हैं, अब दिन चढ़ाएगा। बोलो, रोशनी करूं? रोशनी करूं? मैंने कहा, ये रोशनी क्या हुआ? बोला, लाइट लाइट। उसकी भिची हुई आवाज सुनकर मेरी हंसी रुक ना पाई। भाई, मैं तो लाइट ना करूंगी। और ये कहकर मैंने उसके गोश्त भरी रान की चुटकी ली, तड़प कर उठ बैठा और लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा, तुझे शर्म नहीं आती मर्दवे? वो पलंग पर आया तो मैं उठी और लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम, बड़े मजे में रात कटी। कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी उजाला, कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ हुई तो पतलून और तवलून पहनकर उठ भागा। साले ने 30 रुपए सट्टे में जीते होंगे, जो ये मुफ्त दे गया। जमुना, तू बिल्कुल अलहड़ है। बड़े बड़े गुर याद है मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए। सौगंधी को वाकई ही बहुत से गुर याद थे, जो उसने अपनी 1-2 सहेलियों को बताए भी थे। आमतौर पर वो ये गुर सबको बताया करती थी। अगर आदमी शरीफ हो, ज्यादा बातें करने वाला हो, तो उससे खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उससे गुदगुदी करो, उससे खेलो। अगर दाढ़ी रखता हो तो उसमें उंगलियों से कंघी करते करते 2-4 बाल भी नोच डालो। पेट बड़ा हो तो थपथपाओ, उसको इतनी मोहलत ही ना दो कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कर न पाए। वो खुश खुश चला जाएगा और रकम भी बची रहेगी। ऐसे मर्द जो चुपचाप रहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बहन, हड्डी पसली तोड़ देते हैं। अगर इनका दाव चल जाए। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितनी खुद को जाहिर करती थी। उसके गाहक बहुत कम थे। गायत दर्जा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसल कर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बायस कई लकीरें पड़ गई थी। इन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर उसे ये लगा था कि उसके खारिश ज़दा कुत्ते ने अपने पंजों से ये निशान बना दिए हैं। सौगंधी दिमाग में ज्यादा रहती थी, लेकिन जूही कोई नर्म नाजुक बात, कोई कोमल बोली
उससे कहता तो वो झट से पिघलकर अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल फिजूल समझता था। वो थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हें झिंझोड़ कर उसे मारकर सुलाने पर मजबूर कर दे, ऐसी नींद जो थक कर चूर चूर हो जाने के बाद आए। इतनी मजेदार होती है वो बेहोशी जो मार खाकर बंद बंद ढीले हो जाने पर तारी होती है, कितना आनंद देती है। कभी ऐसा होता कि तुम हो और कभी ऐसा मालूम होता कि तुम नहीं, और इस होने और ना होने के बीच में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटकी हुई हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, बस हवा ही हवा। और फिर इस हवा में दम घुटना भी एक खास मजा देता। बचपन में जब वो आंख में चोली खेला करती थी और अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी, तो नाकाफी हवा में दम घुटने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन जो इसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, कितनी मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुपाकर गुजार दे जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहें। कभी कभी उसको ढूंढ निकाले ताकि वो उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये जिंदगी जो वो 5 बरस से गुजार रही थी, आंख में चोली ही तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती और कभी कोई उसको ढूंढ लेता। बस यूं ही उसका जीवन बीत रहा था। वो खुश थी इसलिए कि उसको खुश रहना पड़ता था। हर रोज रात को कोई न कोई मर्द उसके चौड़े सांगवानी पलंग पर होता था और सौगंधी, जिसको मर्दों के ठीक करने के लिए बेशुमार गुर याद थे, इस बात का बार बार तैयार करने पर भी वो उन मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेगी और उनके साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी। हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फकत एक प्यासी औरत रह जाया करती थी। हर रोज रात को उसका नया या पुराना मुलाकाती उससे कहा करता, सौगंधी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और सौगंधी ये जानबूझकर कि वो झूठ बोलता है बस मोम हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी उसको पिघलाकर अपने सारे अंगों पर मालिश करे ताकि ये सारा का सारा उसके मुसामों में रच जाए, या फिर वो खुद उसके अंदर चली जाए, सिमट सिमटाकर उसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता था तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को गोद ही में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उसे गोद में ही सुला दे। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उसको निभा भी सकती थी। अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी, जिनकी तस्वीरें इसके सामने दीवार पर लटक रही थी। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता, ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेइख्तियार उसके मुंह से निकल गया, तुझसे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये जमाना यानी 5 बरसों के दिन और उनकी रातें उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता थे। गो उस जमाने से उसको खुशी नसीब नहीं हुई थी जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं। कौन से महल खड़े करने हैं जो रुपए का लालच करती। 10 रुपए उसका आम नर्क था, में से रामलाल अपनी दलाली के 2.5 रुपए काट लेता था। 7.5 रुपए उसको रोज मिल ही जाया करते थे जो उसकी अकेली जान के लिए काफी थे। और माधव जो पुणे से बाकोल रामलाल दलाल सुगंधी पर धावा बोलने के लिए आता था तो वो 10-15 रुपए खराज भी अदा करती थी। ये खराज सिर्फ इस बात का था कि सुगंधी को उससे कुछ हो गया था। रामलाल दलाल ठीक कहता था, उसमें ऐसी बात जरूर थी कि सुगंधी को बहुत भा गई थी। अब उसको छुपाना क्या, बता ही क्यों नहीं दे। सुगंधी से जब माधव की पहली मुलाकात हुई तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते, जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। छी छी छी। 10 रुपए, और जैसे कि तू कहती है कि 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5, रहे ना 7.5। अब इन 7.5 रुपए पर तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज लेने आया हूं जो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए और तुझे उस वक्त उसी घड़ी मर्द चाहिए। मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी,
पर क्या मैं सत्य जचता हूँ? तेरा मेरा नाता ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। बस ये 10 रुपए, जिनमें से 2.5 रुपए दलाल में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और। क्यों ना कोई ऐसी बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पुणे में हवलदार हूँ, महीने में 1 बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए। ये धंधा छोड़, मैं तुझे खर्च दे दिया करूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का? माधव ने और भी बहुत कुछ कहा था, जिसका असर सुगंधी पर इस कदर ज्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवलदारनी समझने लगी थी। बातें करने के बाद माधव ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने से रखी थी और नंगी तस्वीरें जो सुगंधी ने अपने सिरहाने लटका रखी थी बिना पूछे गच्चे फाड़ दी थी और कहा था, सुगंधी भाई, मैं ऐसी तस्वीरें यहाँ नहीं रखने दूंगा। और पानी का ये घड़ा देखना कितना मैला है, और ये चीथड़े, ये चंदियां, उफ कितनी बुरी बास आती है। उठा के बाहर फेंक इनको। और तूने अपने बालों का सत्यानाश कर रखा है। और 3 घंटे की बातचीत के बाद सुगंधी और माधव आपस में घुल मिल गए थे और सुगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि वो बरसों से हवलदार को जानती है। उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल ही नहीं किया, और ना कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक गलाजत महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सुगंधी से ये नहीं कहता था, देख तो आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए तुझे, ठहर मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूँ। माधव कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सुगंधी को। उसे महसूस होने लगा था कि उसे माधव की जरूरत है। चुनांचे इन दोनों का संबंध हो गया था। महीने में 1 बार माधव पुणे से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सुगंधी से कहा करता था, देख सुगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख, इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का? ना माधव ने कभी पूना से खर्च भेजा और ना सुगंधी ने अपना धंधा बंद किया। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ना सुगंधी ने कभी माधव से ये कहा था कि तू ये क्या टर टर किया करता है, एक फूटी कौड़ी भी दी है कभी तूने? और ना माधव ने सुगंधी से पूछा, ये माल तेरे पास कहाँ से आता है, जबकि मैं तुझे कुछ देता ही नहीं। दोनों झूठे थे। दोनों एक मुलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन सुगंधी खुश थी। जिसको असल सोना ना मिले वो मुलम्मा किए हुए गहने ही पाकर राजी हो जाया करता है। इस वक्त सुगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुमा जिसे ऑफ करना वो भूल गई थी, उसके सर के ऊपर लटक रहा था। उसकी तेज रोशनी उसकी मंदी हुई आंखों के सामने टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद से सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे ये कौन आया था? सुगंधी के ख्वाब आलूद कानों में दस्तक भुनभुनाहट बनकर पहुंची। दरवाजा जब जोर से खटखटाया गया तो चौंक कर उठ बैठी। 2 मिली जुली शराबों और दांतों के रेखों में फंसी हुई मछली के रेजों ने उसके मुंह के अंदर ऐसा लुआब पैदा कर दिया कि जो बहुत कसैला और लेजदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लुआब साफ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर इसने पलंग के नीचे देखा तो उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था और नींद में किसी गैर मराई चीज को मुंह चिढ़ा रहा था, और तोता पीठ के बालों में सर दिए सो रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगंधी बिस्तर पर से उठी, सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोंगा निकालकर इसने कुल्ली की और दूसरा डोंगा गटागट पीकर उसी दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल जो बाहर दस्तक देते हुए थक गया, भुना कर कहने लगा, ये सांप सूंघ गया था या क्या हो गया था? 1 घंटे से बाहर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा हूं, कहाँ मर गई थी? फिर आवाज दबाकर उसने हौले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? जब सुगंधी ने कहा नहीं तो रामलाल की आवाज फिर ऊंची हो गई, तू दरवाजा क्यों नहीं खोलती? भाई हद हो गई है, क्या नींद पाई है? यूं एक एक छोकरी उतारने में 2-2 घंटे सर खपाना पड़े तो मैं अपना धंधा कर चुका।
अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट से ये धोती उतार कर, फूलों वाली साड़ी पहनकर, पाउडर वाउडर लगाकर चल मेरे साथ। बाहर मोटर में एक सेठ बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल, एकदम जल्दी कर। सुगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। सुगंधी ने तिपाई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर इसका ढकना खोलते हुए कहा, रामलाल आज मेरा जी अच्छा नहीं है। रामलाल ने कंघी दीवार गिर पर रख दी और मुड़कर कहा, तो पहले ही कह दिया होता। सुगंधी ने माथे और कनपट्टियों पर बाम से छूते हुए गलतफहमी दूर कर दी। वो बात नहीं है रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं है, बहुत पी गई। रामलाल के मुंह में पानी भराया। थोड़ी बची हो तो ला, जरा हम भी मुंह का मजा ठीक कर लें। सुगंधी ने बाम की शीशी तिपाई पर रख दी और कहा, बचाई होती तो ये मुआ सर में दर्द क्यों होता। देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है उसे अंदर ही ले आओ। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते, जेंटलमैन आदमी है। वो तो मोटर को गली के बाहर खड़ी करते हुए घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा गली के नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपए का सौदा था। सुगंधी इस हालत में, जबकि उसके सिर में शिद्दत से दर्द हो रहा था, कभी कबूल न करती, मगर उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। उसकी साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी जिसका खाविंद मोटर के नीचे आकर मर गया था। उस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था, लेकिन उसके पास चूंकि किराया ही नहीं था, इसलिए वो संपुरसी की हालत में पड़ी थी। सुगंधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था, बहन तू चिंता ना कर, मेरा मर्द पुणे से आने वाला है, मैं उससे पूछ कर रुपया लेकर तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधव पुणे से आने वाला था, मगर रुपयों का बंदोबस्त तो सुगंधी को ही करना था। चुनांचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में उसने धोती उतारकर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्ख पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ होली। गली, जो कि छोटे शहरों के बाजार से भी कुछ बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जड़े थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी पैदा कर रहे थे। जंग के बाइस उनके शीशों को गदला कर दिया गया था। इस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी। कमजोर रोशनी में इसे स्याह रंग की मोटर का साया सा नजर आया और रात पिछले पहर की भादो भरी खामोशी। सुगंधी को ऐसा लगा कि उसके सिर का दर्द फिजा पर छा गया है। कसलापन उसके अंदर भी महसूस होता था, जैसे ब्रांडी और बेवड़ा की बोझ से वो बोझल हो रही थी। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठे हुए आदमियों को कुछ कहा। इतने में जब सुगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए वो आ गई, बड़ी अच्छी छोकरी है, थोड़े ही दिन हुए हैं इसने धंधा शुरू किए। फिर सुगंधी से मुखातब होकर, सुगंधी इधर आओ, सेठ जी बुलाते हैं। सुगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहब ने बैटरी इसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए इस रोशनी ने सुगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा की। बटन दबाने की आवाज पैदा हुई और बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से ऊह निकला। फिर एक मोटर का इंजन फड़फड़ाया। सुगंधी कुछ सोच भी ना पाई थी कि मोटर चल दी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी नहीं देख सकी थी। ये आखिर हुआ क्या था? इस ऊह का क्या मतलब था जो अभी तक उसके कानों में भिन भिना रही थी? क्या क्या? रामलाल दलाल की आवाज सुनाई दी, पसंद नहीं किया तुझे, 2 घंटे मुफ्त में ही बर्बाद किए। ये सुनकर सुगंधी की टांगों में और उसकी बाहों में और उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत का इरादा पैदा हुआ। कहाँ थी वो मोटर और कहाँ था वो सेठ? ऊह का मतलब ये था कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी गाली इसके पेट के अंदर उठी और जबान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती इसके सामने बाजार के अंधेरे में डूब रही थी और सुगंधी को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लाल लाल अंगारा ऊह है जो उसके सीने में बरमे की तरह उतरा चला जा रहा था। उसके जी में आया कि जोर से पुकारे, ओ सेठ, जरा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खास खास मौकों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की हल्की हवा से लहरा रही थी।
ये साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सुगंधी को कितनी बुरी मालूम होती थी। वो चाहती थी कि इस साड़ी के चीथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर ऊह ऊह कर रही थी। गालों पर उसके पाउडर लगा हुआ था और होठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि ये श्रृंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के वास्ते किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। मैंने इस मुए को दिखाने के लिए थोड़ी अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है, मेरी क्या सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दलाल और ये बाजार और वो मोटर और बैटरी की चमक, ये सोचते ही रोशनी के धब्बे उसकी हदे निगाह तक फिजा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। इसके माथे पर बाम का लेप जो श्रृंगार करने के दौरान में बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बायस उसके मसूमों में दाखिल होने लगा और सुगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्क आलूद माथे के पास से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि सरदर्द टीन का टुकड़ा काट कर उसके माथे के साथ चपसा कर दिया गया है। सर में दर्द वैसे का वैसा मौजूद था, मगर ख्यालात की भीड़ भाड़ और उनके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सुगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे से निकालकर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे। उसके सर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, इसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो, ऐसा दर्द कि वो सिर्फ दर्द का ही ख्याल करे और सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। क्या ये दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत! ये तो वही ऊह थी जो उसके दिल के अंदर कभी सिकुड़ती थी और कभी फैलती थी। घर की तरफ सुगंधी के कदम उठे ही थे कि रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी। रामलाल दलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया। उसने तो ये कहा था, सुगंधी तुझे पसंद नहीं क्या? उसे सिर्फ मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक भी चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे उबकाई आते आते नहीं रुक गई थी? ठीक है, पर सुगंधी, तूने उससे धुतकारा नहीं था, तूने उसे ठुकराया नहीं था। उस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पे थूका है। ऊह! इस ऊह का और मतलब ही क्या है? यही कि इस छछूंदर के सर में चमेली का तेल। ऊह! ये मुंह और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू ये छिपकली कहाँ से पकड़ कर लाया है? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा था तू। 10 रुपए और ये औरत खच्चर बुरी है क्या? सुगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोट तक गर्म लहरें दौड़ रही थी। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता, कभी रामलाल दलाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया, लेकिन फौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करती थी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगे, उसका सब कुछ मुड़ता था कि उस सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका एक बार फिर हो, सिर्फ एक बार। वो होले होले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और इसके चेहरे पर रोशनी फेंके। ऊह की आवाज आए और वो सुगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से उसके मुंह नोचना शुरू कर दे। वहशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी उंगलियों के सारे नाखून जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे उस सेठ के गालों में गाड़ दे। बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट ले और धड़धड़ा मुक्के मारना शुरू कर दे और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सुगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बायस 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएकी सुगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों टिपकने लगी हो? आंखों से क्या हुआ? सवाल चंद लम्हात इन आंसुओं में तैरता रहा जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सुगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फड़फड़ 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 ये आवाज कहाँ से आई? सुगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी को ना पाया। अरे ये तो उसका दिल फड़फड़ाया था। वो समझी थी कि मोटर का इंजन बोला है। ये क्या हो गया था उसके दिल को?
आज ही रोग लग गया था उसे। अच्छा भला चलता चलता एक जगह रुक कर धड़ धड़ क्यों करता था, बिल्कुल उसे घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सोई के नीचे एक जगह आके रुक जाता है। रात कटी गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगा देता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर हैं। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से ये ख्याल इसके दिमाग में कूदा, ये तार सुंदर है पर तू कितनी भोंडी है। क्या भूल गई अभी अभी तेरी सूरत को फटकारा गया है। सौगंधी बदसूरत तो नहीं थी। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे जो इन 5 बरसों के दौरान में वो आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंग रूप अब वो नहीं रहा था जो आज से 5 साल पहले था, जबकि वो तमाम फिक्रों से आज़ाद अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बदसूरत तो नहीं हो गई थी। उसकी शक्लो सूरत उन आम औरतों की सी थी जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर के देख लिया करते थे। इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थी। सौगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में जरूरी समझता है जिसके साथ उसे 1-2 रात बसर करनी होती है। वो जवान थी, उसके आज़ा मुतनासिब थे। कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थी तो वो खुद उनकी गोलाई और गुदगुदाहट को पसंद किया करती थी। वो खुश खलक थी। इन 5 बरसों के दौरान में शायद ही कोई आदमी उससे नाखुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार थी, बड़ी रहमदिल थी। पिछले दिनों जब क्रिसमस में वो कोलपेठा में रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खूंटी से कोट उतारा तो बटवा गायब पाया। सौगंधी का नौकर ये बटवा ले उड़ा था। बेचारा बहुत परेशान हुआ। छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बंबई आया था। अब उसके पास वापस जाने के लिए भी दाम न थे। सौगंधी ने तरस खाकर उसे उसके 10 रुपए वापस दे दिए। मुझ में क्या बुराई है? सौगंधी ने यह सवाल हर उस चीज से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंभे, फुटपाथ के चौकदार पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी, इन सब चीजों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर सौगंधी को कोई जवाब न मिला। जवाब उसके अंदर मौजूद था। वो जानती थी कि वो बुरी नहीं, अच्छी है, पर वो चाहती थी कि कोई उसकी तायद करे, कोई इस वक्त उसके कंधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, सौगंधी, कौन कहता है तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी का इतना कह देना काफी था। सौगंधी तो बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कोई उसकी तारीफ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से जरूरत महसूस ना हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीजों को भी ऐसी नजरों से देखती है जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। उसके जिस्म का जर्रा जर्रा क्यों माँ बन रहा है। वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए क्यों तैयार हो रही थी। उसका जी क्यों चाहता था कि सामने वाले गैस के आहानी खंबे के साथ चिपट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे, अपने गरम गरम गाल, और उसकी सारी सर्दी चूस ले। उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकदार पत्थर और हर वो शय जो रात को सन्नाटे में उसके आसपास थी, हमदर्दी की नजरों से उसे देख रही थी। और उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी जो प्याले रंग की ऐसी चादर मालूम होता था जिसमें बेशुमार सुराख हो रखे थे, उसकी बातें समझता था। और सौगंधी को भी ऐसा लगता था कि वो तारों का टिमटिमाना समझती है। लेकिन उसके अंदर क्या गड़बड़ थी? वो क्यों अपने अंदर उस मौसम की फिजा को महसूस करती थी जो बारिश से पहले देखने में आया करता है। उसका जी चाहता था कि उसके जिस्म का हर मुसाल खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है उनके रास्ते बाहर निकल जाए। पर ये कैसे हो, कैसे हो? सौगंधी गली के नुक्कड़ पर खत डालने वाले लाल भपके के पास खड़ी हो गई। हवा के तेज झोंके से उस भपके की आहानी जबान जो उसके
खुले हुए मुंह में लटकी रहती थी लड़खड़ाई तो सुगंधी की निगाहें यकाएक उसकी तरफ उठी जिधर मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नजर न आया। उसे कितनी जबरदस्त आरज़ू थी कि मोटर फिर एक बार आए और ना आए मेरी बला से। मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं। घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है, मुफ्त ही का सिर दर्द है। चल सुगंधी, घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और थोड़ा सा बाम मलकर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी की तैसी। ये सोचते हुए सुगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली है। जिस तरह पूजा करने के बाद इसका जिस्म हल्का हो जाता था, इसी तरह अब भी हल्का हो गया था। घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ ना होने के बायस उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाकया उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रोए रोए पर छा गया। कदम फिर बोझ हो गए और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में मुंह पर रोशनी का चाटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हतक की है। ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे महसूस किए, जैसे कोई उसे भेड़ बकरी की तरह दबा दबा कर देख रहा है कि आया गोश्त भी है या बाल ही है। उस सेठ ने, परमात्मा करे, सुगंधी ने चाहा कि उसको बद्दुआएं दे, मगर सोचा बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मजा तो जब था कि वो सामने होता और वो इसके वजूद के हर जर्रे पर लानत लिख देती, उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि जिंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़ कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, दाम दिए बिना ले जा तू इसे। ये जो कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो तू क्या तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके सुगंधी के जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार उसकी मुठभेड़ हो जाए तो ये करे, नहीं ये नहीं, ये करे, यूं उससे इंतकाम ले, नहीं यूं नहीं। लेकिन जब सुगंधी सोचती कि सेठ से उसका दोबारा मिलना मुहाल है तो वो उसे एक छोटी सी गाली देने पर ही खुद को राजी कर लेती। बस सिर्फ एक छोटी सी गाली उसकी नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इस उधेड़-बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा में ही घूमकर रह गई। अंडे में ताला नहीं था। सुगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ दबाए तो हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। अंदर से कुंडी खोली गई और दरवाजे ने जमाई ली। सुगंधी अंदर दाखिल हुई। माधव मूंछों में हंसा और दरवाजा बंद करके सुगंधी से कहने लगा, आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। हर रोज इस तरह सुबह उठकर घूमने जाया करोगी तो तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। वो तेरी कमर का दर्द गायब हो जाएगा जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत किया करती है। टोरिया गार्डन तक हो आई होगी तू, क्यों? सुगंधी ने कोई जवाब ना दिया और ना माधव ने जवाब की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल माधव बात किया करता था तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि सुगंधी जरूर उसमें हिस्सा ले, और सुगंधी जब कोई बात किया करती थी तो ये जरूरी नहीं होता था कि माधव उसमें हिस्सा ले। चूंकि कोई बात करना होती थी इसलिए वो कह दिया करते थे। माधव बैत की कुर्सी पर बैठ गया जिसकी पुष्ट पर इसके तेल से चपड़े हुए सर ने मैल का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था। टांग पर टांग रखकर अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरने लगा। सुगंधी पलंग पर बैठ गई और माधव से कहने लगी, मैं आज तेरा इंतजार कर रही थी। माधव बड़ा सिटपिटाया, इंतजार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूँ? सुगंधी के भींचे हुए लब खुले, उन पर एक पीली मुस्कुराहट नुमुदार हुई। मैंने रात को तुझे सपने में देखा। सूजी ने कहा, चलो बाहर घूम आए, और माधव खुश होकर बोला, और मैं आ गया। भाई, बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। तूने ये सपना कब देखा था? सुगंधी ने जवाब दिया, 4 बजे करीब। माधव कुर्सी से उठकर सुगंधी के पास बैठ गया, और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे बिल्कुल यही साड़ी पहनकर मेरे पास खड़ी है।
तेरे हाथों में क्या था? तेरे हाथों में, हाँ तेरे हाथों में रुपयों से भरी हुई थैली थी। तूने ये थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधव तू चिंता क्यों करता है, ले ये थैली, तेरे मेरे रुपए क्या दो हैं? सुगंधी तेरी जान की कसम फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। क्या सुनाऊं, बड़े परेशानी है, बैठे बिठाए एक केस हो गया है। अब 20-30 रुपए हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। थक तो नहीं गई है तू? लेट जा, मेरी तरफ पैर करके लेट जा। सुगंधी लेट गई। दोनों बाहों का तकिया बनाकर वो उन पर सर रखकर लेट गई और इस लहजे में जो उसका अपना नहीं था माधव से कहने लगी, माधव किस मुए ने तुझ पर केस किया है? बैल वैल का डर हो तो मुझसे कह दे, 20-30 क्या 100-50 भी ऐसे मौके पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाएं तो फायदा अपना ही है। जान बची लाखों पाए। बस बस अब जाने दे, थकन कुछ ज्यादा नहीं है। मुट्ठी चापी छोड़, मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा है। वापस कब जाएगा तू? माधव को सुगंधी के मुंह से शराब की बास आई तो उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक इंस्पेक्टर को 150 ना थमाए तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ 50 में काम चल जाएगा। 50 ये कहकर सुगंधी बड़े आराम से उठी और उन 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तस्वीर फ्रेम में माधव की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो दोनों रानों पर अपने हाथ रखे बैठा था। एक हाथ में गुलाब का फूल था, पास ही तिपाई पर 2 मोटी मोटी किताबें धरी थी। तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधव पर इस कदर गालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधव आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सुगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नुकीली थी कि माधव को सुइयां सी चुभी। पलंग पर से उठकर वो सुगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इस कदर जोर से हंसी? सुगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया जो म्युनिसिपल के दरोगाए सफाई की थी, उसकी म्युनिसिपालिटी के दरोगा की। जरा देख तो इसका थोबड़ा, कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। ये मुंह और मसूर की दाल, यह कहकर सुगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी प्लस्तर समेत उखड़ाई। माधव की हैरत अभी दूर ना हुई थी कि सुगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिला फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और कांच टूटने की झनकार सुनाई दी। सुगंधी ने इस झनकार के साथ कहा, रानी भंगन कचरा उठाने आएगी, मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी। एक बार फिर नुकीली और तीखी हंसी की फुहार सुगंधी के ओंठों से गिरना शुरू हुई, जैसे वो उन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही है। माधव बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया, फिर हंसा, ही। सुगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब है? भोंडी शक्ल का कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा, क्यों माधव? माधव फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और फिर हंसा, ही। एक हाथ से सुगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधव का फोटो जुड़ा था। माधव अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। 1 सेकंड में फ्रेम कील समेत सुगंधी के हाथ में था। जोर का कहका लगाकर उसने ऊह की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिला से जब फ्रेम जमीन पर गिरे तो कांच टूटने की आवाज आई तो माधव को ऐसा मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई चीज टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर कहा, अच्छा किया, मुझे भी ये फोटो पसंद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सुगंधी माधव के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फोटो पसंद नहीं था, पर मैं पूछती हूँ, तुझ में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पसंद आ सकती है? तेरी पकौड़ी जैसी नाक, ये तेरे बालों भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथुने, ये तेरे बड़े हुए कान, ये तेरा मुंह की बास, ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था? पसंद क्यों ना होता? तेरे ऐब जो छुपा रखे थे इसने। आजकल जमाना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधव पीछे हट गया। आखिर जब वो दीवार के साथ लग गया तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा, देख सुगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ। सुगंधी ने इसके आगे माधव के लहजे में कहना शुरू किया, अगर तूने फिर से धंधा शुरू किया तो बस
तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को अपने यहाँ बुलाया तो चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना से ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? माधव चकरा गया। सुगंधी ने कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ, 15 रुपए भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपए भाड़ा है मेरा, और जैसे तुझे मालूम है 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5, है ना 7.5। इन 7.5 रुपयों में मैंने ऐसी चीज देने का वचन दिया था जो मैं दे ही नहीं सकती, और तू ऐसी चीज लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता। तेरा मेरा नाता ही क्या था? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपए जो तेरे मेरे बीच बज रहे हैं। सो हम दोनों ने मिलकर ऐसी बात की कि तुझे मेरी जरूरत और मुझे तेरी। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपए बजते थे, आज 50 बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रहा है और मैं भी इनका बजना सुन रही हूँ। ये तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? ये कहकर सुगंधी ने माधव की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। ये हरकत माधव को बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सुगंधी। सुगंधी ने माधव की जेब में से रुमाल निकालकर सूंघा और जमीन पर फेंक दिया। ये चीथड़े, ये चंदियां, उफ कितनी बुरी बास आती है, उठाकर बाहर फेंको इनको। माधव चिल्लाया, सुगंधी। सुगंधी ने तेज लहजे में कहा, सुगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए है यहाँ? तेरी माँ रहती है इस जगह में जो तुझे 50 रुपए देगी, या तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कुत्ते कमीने, मुझ पर रोब काटता है। मैं तेरी दबेल हूँ क्या? भिखमंगे, तू अपने आप को समझ क्या बैठा है? कहती हूँ तू है कौन, चोर या गठकतरा? इस वक्त तू मेरे मकान में क्या करने आया है? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो या ना हो, यहाँ तो तुझ पर एक केस खड़ा कर दूं। माधव सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका, सुगंधी तुझे क्या हो गया है? मेरी माँ का सर, तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग यहाँ से, वरना। सुगंधी की बुलंद आवाज सुनकर इसका खारिश से ज्यादा कुत्ता, जो सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ा कर उठ बैठा और माधव की तरफ मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सुगंधी जोर से हंसने लगी। माधव डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो सुगंधी की गरज सुनाई दी, खबरदार, पड़ी रहने दे वहीं। तू जा, तेरे पूना पहुंचते ही इसको मनी ऑर्डर कर दूंगी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गई। उसके खारिश ज़दा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधव को कमरे के बाहर निकाल दिया। सीढ़ियां उतार कर जब कुत्ता अपनी टिंड मुंड दुम हिलाता सुगंधी के पास आया और उसके कदमों के पास बैठकर कान फड़फड़ाने लगा तो सुगंधी चौंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, ऐसा सन्नाटा जो उसने पहले कभी ना देखा था। उसे लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई गाड़ी। सब स्टेशनों पर मुसाफिर उतार कर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। एक खला जो अचानक सुगंधी के अंदर पैदा हो गई थी उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। उसने काफी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसुध वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठोसती रही। मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था। इधर दिमाग को पूर करती थी, उधर वो खाली हो जाता। बहुत देर तक वो बैत की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद भी जब उसको अपना दिल पचारने का कोई तरीका ना मिला, इसने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया और सांगवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटाकर सो गई। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना ज़रूरी है।